ये दो घराने, और इसके अलावा एक दो कुछ और घराने, उन्हीं घरानों में का मतलब भारत हो गया। सब कुछ सिमटता हुआ जा रहा है। ये पार्लियामेंट सिर्फ मुखौटा बन के रह जाएगा। ये जुडिशरी उनके हाथ की कठपुतली बन जाने वाली है। शैक्षणिक संस्थाएं सिर्फ उनकी तरफ देखेगा कि आज अदानी जी क्या करने वाले हैं, अंबानी जी क्या करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी कागज पर नहीं, लेकिन एक्सीलेंस ऑफ यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिल गया। इस प्रकार की भूमिका बनाई जा रही है पूरे देश में। फोर्ब्स के लिस्ट आ रहे हैं, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 दुनिया का सबसे अमीर उद्योगपति अदानी, अंबानी। यह माहौल क्यों बनाया जा रहा है? यह माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि हमारे देश के युवा यह समझें कि देश का मतलब तो अदानी होता है, देश का मतलब तो अंबानी होता है, देश का मतलब पार्लियामेंट नहीं है, देश का मतलब न्यायिक संस्थाएं नहीं है, यह न्याय का मंदिर नहीं है। देश का मतलब गौतम अदानी साहब ने जो कुछ भी कहा वही देश है। मुकेश अंबानी साहब ने जो कुछ भी कहा वही देश है। मीडिया सबके सब मौन। जनतंत्र में जो सबसे बड़ा स्तंभ है उस पर भी कब्जा होते जा रहा है। उनको हक है अपनी मीडिया संस्थान चलाने का, लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरी संस्थानें हैं वो भी उन्हीं का राग अलाप रही है। खैर, आज हमारे बीच दोबारा प्रोफेसर संजीव शर्मा, आपके परिचित मेहमान, आपके प्रिय मेहमान, आपके लोकप्रिय विवेचक, आपके लोकप्रिय विश्लेषक आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और दोबारा आपको बता रहे हैं कि ये ब्लैक मनी क्या होता है। और हमने जो ये सवाल पूछा है कि क्या वाकई में अदानी और अंबानी का मतलब देश है। अगर मैं गलत हूं तो संजीव भाई दुरुस्त करें। संजीव भाई, आपसे मेरा पहला सवाल है कि अगर मैंने ये कह दिया कि अदानी और अंबानी भारत हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है, तो क्या यह गलत है? नमस्कार आशुतोष भाई या नमस्कार दर्शकों। ठीक है, मुझे खुशी है कि मैं आज फिर लगातार तीसरी बार आपके पास एक वीक में आ रहा हूं और लगातार मुझे एक ही मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कल जब हमने, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया पे बात करने का सीमित समय होता है, तो सीमित समय में अपनी बात रखनी पड़ती है, तो हमने बात यहाँ पे रखी थी कि पेंडेमिक के दौरान 2019 से 2021 के बीच में लगभग दुनिया का 25% जो टोटल पैसा है वो 3 महीने में छपा था। दुनिया का उसके माध्यम से % जो टोटल मनी है इस समय दुनिया में, अगर दुनिया की जो टोटल जीडीपी इस समय 100 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, तो 2019 में ये लगभग 72 ट्रिलियन डॉलर के करीब थी। और जैसे ही पेंडेमिक हुआ तो 20 ट्रिलियन डॉलर का सहाय पैकेज अनाउंस किया गया। और वो 20 ट्रिलियन डॉलर आया कहां से? वो सारा का सारा पैसा छापा गया था, मुद्रित किया गया था, उसके नंबर्स डिक्लेयर किए गए थे। और मैंने कहा कि वो जो सारे के सारे जो पैसे को, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पेंडेमिक की सिचुएशन आई थी, जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुए थे, तो उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े जो अमेरिकन उद्योगपति हैं, दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं, बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, उनको सबको इकट्ठा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर बनाएगा, ये लॉजिस्टिक देखे, ये दुनिया की जो फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करेगा, और ये दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में की तरफ लेके जाएंगे। ये हमारे हेल्दी पार्टनर्स हैं। तो
आपके जानकारी के लिए बताया, जो मैंने कहा था कि 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा जो पैसा था वो 3 महीने में छपा था, यानी नवंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच में वो पैसा छपा। अब सवाल है तो ये जो पैसा छपा 20 ट्रिलियन डॉलर, एक मिनट, ये जो पैसा छपा, ये 20 ट्रिलियन डॉलर जो है ये डॉलर में ही छपा या टोटल पूरी दुनिया में, चाहे रूबल में छपा हो, पैसे रुपए में छपा हो, ये सबका कैलकुलेशन है 20 ट्रिलियन डॉलर जिसको आप इवेलुएट कर रहे हैं डॉलर में? ये अभी डॉलर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है कि हर एक देश के अलग अलग जो हैं, क्योंकि भारत में भी पैसे बहुत छपे हैं। भारत में आपको पता होगा कि नोटबंदी के दौरान भारत में कुल जो करेंसी की जो टोटल मात्रा थी लगभग 16 लाख करोड़ के करीब थी, और आज ये लगभग 31.5 लाख करोड़ है, यानी डबल हो गई है 5 साल में। जो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन है ये केवल 5 साल में डबल हुई है। ठीक है, सवाल तो ये है, उसी तरीके से दुनिया में जो टोटल उपलब्ध जीडीपी थी वो 72 ट्रिलियन डॉलर थी, और अचानक उसमें कैश में 20 ट्रिलियन डॉलर 3 महीने के अंदर डाल दिए जाते हैं। मैंने ये भी कहा था कि पूरी दुनिया को 1 ट्रिलियन मार्क, जीडीपी का 1 ट्रिलियन मार्क, क्योंकि मैं आज जो बात कर रहा हूं मैं किसी देश की नहीं बात कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज दुनिया एक ही इकोनॉमिक मॉडल पे चलती है। दुनिया की कानून व्यवस्था एक है, दुनिया की शिक्षा व्यवस्था लगभग एक जैसी है, और दुनिया की व्यापार व्यवस्था लगभग एक जैसी है। दुनिया में जो फंडामेंटल जो मार्केट फोर्सेस है वो एक है, दुनिया की शेयर मार्केट एक है। तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना, छोटी से छोटी घटना बढ़ती है तो उसका जो खामियाजा और प्रभाव है वो दुनिया के हर कोने में सुनाई पड़ता है। तो इसलिए अगर हमें ब्लैक मनी जैसे मुद्दे के ऊपर भी बात करनी है तो हमें अंतरराष्ट्रीय या ग्लोबल संदर्भों में बात करनी पड़ेगी। और आजकल जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं वो बारंबार, ठीक है, चाहे वो लाल किले की प्राचीर से हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो मीडिया में हो, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो जब हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं और उसमें भारत के स्थान को पहचानने की और सुनिश्चित करने की भी बात करते हैं, तो हमें पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में हम कहाँ खड़े हैं और वर्ल्ड की जो घटनाएं हैं वो हमें कैसे प्रभावित करती है, इसलिए समझने के लिए ग्लोबल संदर्भों को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ग्लोबल संदर्भों से ही बात कर रहा हूं। तो मैंने जो हमने लास्ट टॉक में किया ताकि हम आगे की बात कर सके, समरी ये थी कि 20 ट्रिलियन डॉलर यानी दुनिया की टोटल जीडीपी का 25% करेंसी केवल 3 महीने में छपता है। 4 बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए अभी बता देता हूं कि दुनिया के जो सबसे बड़े जो 4 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो ब्लैक रॉक हैं, वैनगार्ड हैं, स्टेट स्ट्रीट्स हैं, फाइडेलिटी है, अलायंस है, राइट। तो इनके माध्यम से वो सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में आता है और शेयर मार्केट में उछाल आता है, और वो जो उछाल है वो अप एंड डाउन के साथ लगातार एक न्यू हाइट्स को हर साल छूता चला जा रहा है, और इस समय भी वो छू रहा है। इस समय भी दुनिया अमूमन इनके माध्यम से जो शेयर मार्केट में पैसा आता है, एक मिनट, इनके माध्यम से जो शेयर मार्केट में पैसा आता है, मैं आम दर्शकों की भाषा में, आम दर्शकों की जानकारी के लिए सहज भाषा में, कि ये पैसा जो है ये 4 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं। जी जी, उनके द्वारा, क्योंकि अगर आप दुनिया में, अगर हमारे दर्शक या कोई भी जो रिसर्च करने वाला है वो देखें कि दुनिया की जो कंपीटिंग कंपनीज है, कंपीटिंग कंपनी का मतलब है जैसे कोको कोला और पेप्सी, जैसे एप्पल सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट, जैसे अलीबाबा है या अमेजन है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों का हम नाम देखेंगे तो आपको, अगर उनको रिसर्च करेंगे कि उनके जो मैक्सिमम शेयर है, इन कंपनियों के मालिक कौन है, इन कंपनियों के मालिकों के हम नाम मानते हैं, परंतु उनकी जो मलकियत है, उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 5% होगी, 10% होगी, 20% होगी, राइट। परंतु जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है तो हम मानते हैं कि शेयर होल्डर्स की है।
तो वो शेयर होल्डर में भी कौन शेयर होल्डर है, तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो बल्क शेयर होल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है। और वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है, और ये 4-5 ही हैं। एक मिनट बताते जाइए दर्शकों को कि ये जो सामने में आपको दिख रहा है, सैमसंग हो या एप्पल हो या अमेजॉन हो या अलीबाबा हो या फिर और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी देख लें, बैंकिंग सेक्टर्स देख लें, सबको आप अगर देखते हो तो आपको शुरुआत में सामने से कोई प्रमोटर दिखेगा, एक दूसरा चेहरा, लेकिन उस प्रमोटर के जो शेयर्स हैं उसके पीछे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा लगा हुआ है। यही बात है ना प्रोफेसर शर्मा? जी 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 जी। वो देखने में कंपटीटर है, परंतु उनके मालिक एक ही है। और यही स्थिति अमूमन हमारे देश के सारे जो दिन रात गला फाड़ते हुए जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, कमर्शियल टीवी चैनल्स हैं, मैं उनको टीवी चैनल नहीं कहता, मैं उनको कमर्शियल टीवी चैनल्स कहता हूँ, ठीक है? हाँ, कमर्शियल व्यापारी चैनल, हाँ, व्यापारी चैनल इनका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना नहीं है, ये एजुटेनमेंट सेक्टर है। ये न्यूज नहीं देते, ये न्यूज नहीं देते, ये सत्य नहीं देते, ये केवल और केवल लोगों की भावनाओं को बरगला के, भड़का के, बहका के उनको एंटरटेन करते हैं, क्योंकि अपने मालिकों का हित साधते हैं, अपने मालिकों का हित साधते हैं पत्रकारिता के नाम पर। जी। और उनके मालिक कौन है? तो हम जानते हैं कि लगभग 43 से ज्यादा जो न्यूज चैनल है वो अंबानी साहब और अदानी साहब के बीच में बड़े होते हैं। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा होंगे अभी तो, ठीक है? उसकी ज्यादा डिटेल 43 से ज्यादा चैनल आर डायरेक्टली ओन्ड बाय अंबानी एंड अदानी। तो अगर देखा गया कि दुनिया के सारे जो टीवी चैनल्स हैं, ठीक है, वो 40 कंपनियों के द्वारा ऑन किए गए, और उन 40 कंपनियों में अमूमन ये 4 शेयर होल्डर की ही इन्वेस्टमेंट है। तो डायरेक्टली ये जो 4 शेयर होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यही अमूमन दुनिया के सारे मीडिया को कंट्रोल करते हैं। और ये जो मीडिया के ये जो 4 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनका मालिक कौन है? वो भी कोई व्यक्ति नहीं है। उनकी शेयर होल्डिंग भी देखें, वो भी शेयर होल्डिंग कंपनीज है। ये जो 4 बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी शेयर होल्डिंग कंपनीज हैं। तो फिर ये ऐसा, तो आपको जब उसकी डिटेल में जाएं तो पता चलेगा कि ब्लैक रॉक का जो शेयर होल्डिंग है वो वैनगार्ड में है, वो वैनगार्ड की जो शेयर होल्डिंग है वो ब्लैक रॉक में। मतलब अपने में ही बंटवारा कर लिया, कभी इसका तू हाथ पकड़ लिया, मतलब ऐसे हो गया, इस टाइप का हो गया, कभी ऐसे हो गया, है ना? ये देखिए दर्शकों, समझिए, ये देखिए, ये पहले ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ ऊपर चला गया, ऐसे ना, ऐसे, और फिर कभी ऐसे हाथ पकड़ लिया, ये है ना? जी जी जी। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जी भैया 5 साल के लिए बीजेपी की सरकार होगी, अगले 5 साल के लिए कांग्रेस की होगी। राइट। और उसमें क्या है कि वही लोग वहां से निकल के वहां चले जाएंगे, वही के लोग वहां से निकल के वहां चले जाएंगे। राइट। कांग्रेस ही भाजपा में चले जाएंगे, भाजपा वाले कांग्रेस में चले जाएंगे। और ले देख के ये जो जैसे, तो इस तरीके से दुनिया का जो सारा का सारा जो पैसा है वो सर्कुलेट कैसे होता है? तो सर्कुलेट होने का ये पूरा का पूरा खेल है। तो मैंने उसके बाद आगे बात की थी कि 4 इंस्टीट्यूशनल के थ्रू ये पैसा शेयर मार्केट में आया, और शेयर मार्केट में ये पैसा दुनिया की हर देश की कुछ चुनिंदा 10 कंपनियों के ऊपर लगाया गया, और जिसके कारण दुनिया के 2025 के करीब जो टोटल जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं। प्रभात, इसको आप ऑफ कीजिए और 1 सेकंड जरा होल्ड कीजिए। प्रभात, आप इसको ऑफ कीजिए, ऑडियो। आपका कुछ नेट का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मेरा नेटवर्क ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मेरा नेटवर्क उसको करो। हाँ जी, बोलिए आप बोलिए। आप बोलिए शर्मा जी, बोलिए। दुनिया में जी, तो दुनिया में जो जितना पैसा था, मैं केवल पिछले रिसेंट कहानी कहता हूं, क्योंकि लंबी कहानी कहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, स्कैंडल नहीं है, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जो अगर रिसेंट व्यवहार को समझ लेंगे, तो जो होता आया है आज तक, वही
बहुत मैग्नीफाइड, बहुत फास्ट, बहुत लाइव तरीके से हमारे सामने उपलब्ध है। तो उसी को समझ के हम अपने पास का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या होता आया होगा, क्योंकि अभी आप और हम जो बात कर रहे हैं तो इसके परिणाम हमारे लिए देना संभव नहीं होगा, क्योंकि परिणाम सब छुपाए गए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो घटनाक्रम चल रहा है उससे अनुमान लगाना पड़ेगा। am I audible? बोल तो रहे, बिल्कुल बोलिए। मैं अनुमान लगाने में ये कह रहा था कि दुनिया का जो सारा पैसा, जो मतलब $20 ट्रिलियन जो दुनिया की उस समय की 25% टोटल मनी सप्लाई था, वो एक दम शेयर मार्केट में आता है और शेयर मार्केट में उछाल होता है। और दुनिया में कुछ चुनिंदी, हर देश की कुछ 10 कंपनियों में वो पैसा लगता है और वो शेयर मार्केट में वो 10 कंपनियां उछलने लगती हैं और उनके पास बेतहाशा पैसा आता है। तो जैसे ही उनके शेयर उछलने लगते हैं तो हमारे देश के जो शेयर मार्केट में सट्टा खेलने वाले जो जुआरी हैं, वो उसी कंपनी का शेयर, अपना जो पैसा उसमें लगाना लगते हैं। यानी बाहर से जो पैसा आया वो 10% आया, तो उसकी देखा देखी जो शेयर उछले, तो भारत के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने, कनाडा के लोगों ने अपना पैसा उसमें लगाना शुरू कर दिया और इन चुनिंदा जो कंपनियों के ऊपर पैसे की बरसात होने लगी। और ये पैसे की बरसात कितनी हुई, तो मैं आपके सामने बस छोटे से 2-3 फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। अब इस समय दुनिया के जो सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, तो सबसे पहले हम बड़े अमीर आदमी की बात करते हैं कि इलॉन मस्क इस समय दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी। इलॉन मस्क की इस समय जो टोटल वेल्थ है वो 198 बिलियन से लेके 238 बिलियन के बीच में वेरिएट करती है। तो अगर हम बात करें कि 2013 में इलॉन मस्क की जो टोटल वेल्थ थी वो 2.7 बिलियन थी, 2016 में वो बढ़ते बढ़ते 10 बिलियन हुई, 2018 में वो 19 बिलियन हुई, 2019 में वो 22 बिलियन हुई। आप मान सकते हैं कि 15-20% की ग्रोथ उनको लगातार साल में मिल रही है। और 2020 में उनकी जो वेल्थ थी, इलॉन मस्क की जो टेस्ला कंपनी की जो वेल्थ थी वो 24.6 बिलियन है। आज 2 साल बाद वो कितनी है, वो 219 बिलियन है। आशुतोष भाई, कैन यू इमेजिन? यस यस यस, मैं इमेजिन कर पा रहा हूं। 2013 में एवरेज 3 बिलियन है, 2020 में 3 बिलियन से बढ़ती बढ़ती 20 बिलियन तक हुई है। यानी ठीक है, उसमें 8 गुना का इजाफा होता है। और आज 24 बिलियन से वो जंप करके 10 गुना यानी 219 बिलियन है। एंड ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इस समय। इसके सामने हम बात कर कि मुकेश अंबानी साहब तो बहुत लंबे इंडस्ट्री में, रिलायंस इंडस्ट्री को 50 साल से ज्यादा हो गए बिजनेस में। उनकी वेल्थ है लगभग 21 है। यानी जहां टेस्ला और इलॉन मस्क 2019 में पहुंचते हैं, वहां मुकेश अंबानी साहब तो 2013 में थे। यानी उनकी 21.5 बिलियन की उनकी टोटल वेल्थ थी। 2016 में वो घट के 19.3 बिलियन हो जाती है। और यहां से घटनाक्रम शुरू होता है कि 2017 23 बिलियन, 2018 40 बिलियन, 2019 50 बिलियन। यहां से जैसे ही पेंडेमिक शुरू होता है उनकी वेल्थ में गिरावट आती है और वो 40 बिलियन से 36 बिलियन तक गिर जाती है। और यहां से अचानक दुनिया का जो पैसा है वो एफडीआई के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से इंडिया में आता है। और आपको पता है कि वो फेसबुक के साथ करार करते हैं, गूगल जो शेयर उछलता उछलता उनकी जो मार्केट कैप है वो 84.5 बिलियन को टच करती है सीधा साल। 36 बिलियन है 2020 में और 84.5 बिलियन है 2021 में। और 2022 में आज उनकी जो टोटल वेल्थ है वो 90.7 बिलियन है। दिस इज द राइजिंग स्टोरी ऑफ मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज। माइंड यू, ये अकेली मुकेश अंबानी की कहानी है। इसमें से अनिल अंबानी तो पिक्चर से टोटली बाहर हो चुके हैं।
ये अकेली मुकेश अंबानी की कहानी है। अब हमारे जो दुनिया के जो सबसे बड़े तेजी से राइज करने वाले, दुनिया के जो फर्स्ट या सेकंड नंबर का गेम खेलने वाले हमारे गौतम अंबानी जी की कहानी आती है इन द ड्यूरिंग द सेम पीरियड। 2013 में उनकी जो टोटल वेल्थ है वो 3 बिलियन है, यानी लगभग जहां टेस्ला था उससे थोड़ा ऊपर थे। 2016 में वो 3.5 पे ही है, 2017 में 5.8 पे है, बिलियन पे है, 2018 में वो 9.7 बिलियन पे है, और 2019 पे 7 बिलियन, 2020 में 8.9 बिलियन। यानी उनकी जो ग्रोथ है ये एवरेज है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हाँ, 2013 से लेके 2020 तक वो लगभग उन्होंने 3 गुना राइज किया है, यानी टोटल 6 साल में। अमूमन हम कह सकते हैं कि मोदी जी के फर्स्ट टेन्योर में उन्होंने 6 गुना राइज किया, अपनी कंपनी को 6 गुना बढ़ाया। अब जैसे ही 2020 शुरू होता है, उनकी वेल्थ 8.9 बिलियन से जंप करती 2021 में सीधी जंप करती है 50.5 बिलियन। यानी कितना हो गया? 5 गुना जो 5 गुना ग्रोथ उन्होंने पहले 8 साल में की थी, वो 5 गुना ग्रोथ वहां से स्टार्ट होके 8.9 से बिलियन से स्टार्ट होके, यानी 10 बिलियन से स्टार्ट होके 50.5 बिलियन, यानी 5 गुना कंपनी बड़ी हो जाती है मात्र 1 साल में। और आज वो कंपनी जो 50.5 बिलियन थी 2021 में, आज वह कंपनी 2022 के एंड की तरफ हम आ रहे हैं, इट इज 90 बिलियन, अगेन 5 टाइम ग्रोथ ऑफ द सेम अमाउंट। यानी दुनिया में किसी भी धन कुबेर ने मानव इतिहास में कभी इतना ग्रोथ नहीं किया है जितना गौतम अदानी जी ने किया है। एक मिनट रुकिए, जरा सा रुकिए, 1 मिनट रुकिए। मानव इतिहास में बहुत कुछ पहली बार हुआ है। मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार, अपोजिशन, जुडिशरी सब एक पेज पे आया है, पहली बार हुआ। मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि G20 के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, उनकी कमान होने जा रही है हमारे भारत के प्रधानमंत्री का हाथ में। मानव इतिहास में पहली बार हुआ। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज का मुखिया G20 को लीड करने जा रहा, पहली बार हुआ। तो पहली बार बहुत कुछ हो रहा है, तो ये जादू है और ये सभी जादूगर हैं। इतने बड़े बड़े जादूगर हो सकते हैं ना, इसमें गड़बड़ी क्या? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है शर्मा जी? बस ये मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। मैं तो क्यों दर्द हो रहा है? मेरे पेट में दर्द, सिर्फ मेरे पेट में दर्द हो रहा है कि मैं ये पूछना चाहता हूं, और दर्शक हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि गौतम अदानी साहब बनाते क्या है? हम कह रहे हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो इंडस्ट्री का मतलब होता है कुछ मैन्युफैक्चर करते होंगे, कुछ इंडस्ट्रीज करते होंगे, वो कोई प्रोडक्ट बेचते होंगे। भारत की इतनी बड़ी मार्केट है, तो भारत की जो मार्केट है उसमें लगभग 140 करोड़, यानी दुनिया की जो 15% जो पॉपुलेशन है वो भारत में बसती है, तो भारत के 15% लोगों को वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचते होंगे। आशुतोष भाई, आपने क्या अदानी ग्रुप का कोई प्रोडक्ट कभी इस्तेमाल किया है? फ्यूचर, तेल और ये सब तो आ ही जाता है ना, फ्यूचर और ये आपके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे तेल प्रोडक्ट हैं खाने खिलाने वाले। हाँ, तेल प्रोडक्ट हैं, फिर थोड़ी थोड़ी दालें हैं, वो जो दालें हैं वो प्रोक्योर कर रहे हैं, फल हैं वो प्रोक्योर कर रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट है, परंतु इनसे ये प्रोडक्ट उनके मार्जिनल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये उनके मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट नहीं है, ये उनके प्रोक्योर्ड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, राइट? और वो उनकी टोटल वेल्थ में बहुत मार्जिनल रोल अदा करते हैं। असली रोल तो you are saying that he is not manufacturer, he is a trader. ना, he is a trader and he is into infrastructure। तो उनके पास जो सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया इस समय, दुनिया का जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल जो ऑनरशिप है वो लगभग गौतम अदानी साहब के पास है। यानी भारत देश 15, मतलब भारत के लगभग सारे पोर्ट उनके पास हैं, सारे के सारे एयरपोर्ट उनके पास हैं, सारे के सारे 140 करोड़ भारतीयों के लिए जो अन्न का भंडारण किया जाता है
उसके लिए 2 से 2.5 साल का अन्न का भंडारण होता है। तो भारत सरकार जो टोटल अन्न का भंडारण करती है, वो उसकी जो टोटल एफसीआई के गोडाउन की जो भंडारण कैपेसिटी है, वो लगभग 400 ट्रिलियन टन है। ठीक है। अब अकेले गौतम अडानी साहब की जो इस सेक्टर में एंटर करते हैं और उनको पहली बार अपने जो सीलो हैं, अपने गोडाउन बनाते हैं, वो बनाने की उनको इजाजत मिलती है 2015 में, वो इसमें एंटर करते हैं। और आज उनके पास पूरे भारत की टोटल अन्न भंडारण क्षमता का 25% है। उसके लिए लोन उनको भारत सरकार देती है, जो आपके और मेरे पैसे हैं, जो लोन के रूप में गौतम अडानी को दिए जाते हैं। उनको सस्ते दामों पे लैंड अलॉट किया जाता है, जो भी जनता का है, फिक्स प्राइस पे दिया जाता है। फिर उस अन्न भंडारण को करने के लिए उनको 30 से 40 साल का उनके साथ करार किया जाता है कि जो अन्न हम एफसीआई के गोडाउन में रखते थे, वो अब हम सीलोज में रखेंगे, प्राइवेट सीलोज में रखेंगे, मोस्टली ओन बाय सर्टेन फैमिलीज, और उनको अगले 40 साल का कॉन्ट्रैक्ट एडवांस में दे दिया गया। और वहां से अन्न को लाने ले जाने के लिए उनको स्पेशल रेलवे लाइन भी बिछा के दी गई। अब रेलवे लाइन बिछाएगी तो उसका किराया लगेगा। उसको बोला गया क्यों ना भाई तुम खरीदी ले लो रेलवेज। तो पहली बार भारत में रेलवेज को का आवंटन करके उनको रेलवेज की लाइंस, रेलवे के स्टेशन, रेलगाड़ियां उनको देना शुरू किया। आप और इस समय मेरी बात सुनिए प्रोफेसर साहब भाई, 80 करोड़ लोग कोरोना में पीड़ित थे, परेशान थे। 2 जून की उनको रोटी नहीं मिल रही थी जी। इतना बड़ा व्यवसायी, इतना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, अन्न को कैसे रखा जाए सुरक्षित तरीके से, वो व्यवस्था करके उन्होंने रखा। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ परिवारों को 2 जून का अन्न मुहैया कराया, उन्हीं गोदामों से निकाल करके। एफसीआई तो बहुत दिक्कत में था, सड़ गया था, चूहा खा रहा था। इन्होंने सैलोज बनाए, इतने शानदार बनाए, एयर कंडीशन बनाया जी। और फल, सब्जियां, अनाज सब कुछ को रखा। और आज 80 करोड़ गरीब का पेट चला। इससे आपके पेट में दर्द है? नहीं, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं। मैं तो गर्व महसूस करता हूं कि भारत के किसानों ने पिछले 70 साल में इतनी मेहनत की है कि हमारे प्रधानमंत्री गर्व से दुनिया के पटल में सीना ठोक के कह सकते हैं कि हम पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं। मुझे तो इस बात पे गर्व होता है। परंतु वो जो गर्व है, एक मिनट रुकिए, लेकिन आपको इस बात पे गर्व नहीं है? किसानों ने अन्न तो उपजाया, लेकिन वो अन्न रहता कैसे, रखता कौन? ये रखने का काम अगर आदरणीय गौतम अडानी जी ने किया तो आप उनकी सराहना करने के बजाय आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपके सामने तथ्य कर रहा हूं कि भारत के 140 करोड़ लोगों ने वोटिंग करके हमारे देश की सुरक्षा, बल्कि 40 साल तक के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और ये दिखा दिया उन्होंने कि किस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को 2 जून का अन्न पहुंचाया जा सकता है जी। और गरीबी से कैसे लड़ सकता है इस देश का प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया जी। वो जो अन्न पहुंचाया गया उनके पास, वो अन्न का एक भी दाना गौतम अडानी के गोडाउन से नहीं आया है, वो एफसीआई के गोडाउन से आया है। मैं दर्शकों से, के जो जागरूक दर्शक हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं गलत हूं तो इस फैक्ट को रीवेरीफाई किया जाए आरटीआई के थ्रू, कि जो 5 किलो अनाज 80 करोड़ भारतीयों को एक साल आया है, वो जो 5 किलो अनाज है वो कौन से गोडाउन से आया था। तो एक साल तक 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो अनाज दिया गया है। तो भारत की जो सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था है, तो भारत की सुरक्षा, एक तरफ हमारी भारत की सुरक्षा होती है हमारी सेना,
कि दुनिया की तीसरे चौथे नंबर की जो सबसे बड़ी सेना है वो हमारी है, हमें उसके ऊपर गर्व है। परंतु अकेली सेना ही भारत की रक्षा नहीं करती, उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जो रक्षा पंक्ति है भारत की, वो भारत का अन्न भंडार है। आप एक मिनट सुनिए शर्मा जी, एक मिनट सुनिए। इस देश की नाकारा आबादी जो बिल्कुल से किसी लायक नहीं है, कोई काम करने के लिए कामचोर है। 80 करोड़ तो वैसे भी कामचोर है, उसको तो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एक बोझ है 80 करोड़। और बाकी जो आबादी वो इतना कामचोर है, कोई काम नहीं करना चाहती है। और अगर गौतम भाई इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और सरकार उनको मदद कर रही है, रेलवे ट्रैक उनके लिए बिछा रही है, जमीनें मुहैया करा रही है, सैलोस बनवाने में मदद कर रही है, बैंक सारे आ गए हैं, उनको मदद कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और वो मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, बैंक पैसा दे रही है, सरकार रेलवे ट्रैक बिछा रहा है, जमीनें लेकर के दे रही है, वो मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है दिन रात गौतम भाई अडानी। बिल्कुल मैंने देखा है उनको कि वो कभी सोते नहीं है और इस तरह से काम करते हैं और सैलोस बना करके अन्न का भंडारण कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप जैसे प्रोफेसर बैठ गए और उनकी आलोचना कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि उनको दे दिया, उनको दे दिया, उनको दे दिया। बताइए। जो सिलोस, जो भारत में 400 लाख मीट्रिक टन अनाज का भंडारण की जरूरत है, तभी भारत के 140 करोड़ लोग सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि मानसून और प्राकृतिक आपदा के कारण हमारा अन्न भंडार ही हमारे अंतिम सुरक्षा होगी। ये एक मेन बात है, राइट। क्योंकि मैं इस समय गौतम अडानी साहब को ना मैं डिफेंड कर रहा हूं, ना मैं उनको अपोज कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ इस देश के 140 करोड़ लोग और दूसरी तरफ इस देश के 2 लोग, इन दोनों के बीच की जो उनकी क्षमता, उनकी पावर और उनका हमारी जिंदगी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है, मैं तो उसकी चर्चा कर रहा हूं। ना मैं कोई दोषारोपण कर रहा हूं, ना मैं कोई इल्जाम लगा रहा हूं, मैं तो केवल और केवल तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। ये जो बड़े व्यवसायी, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से आपके पास जानकारी होगी, मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। ऐसे कितने व्यवसायी हैं जिनके पास की गौतम अडानी की तरह काम करने की क्षमता है, उनके बैंक में बैलेंस है, पैसा है, जुनून है, जो ये काम कर सकते हैं? ऐसे कोई नजर में आते हैं? भाई हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को कैसे कोई सपना आएगा? क्या कोई अप्रोच तो करे। भाई संजीव शर्मा जाकर के बोले कि मेरे पास कैपेसिटी है, मैं सैलोस बना सकता हूं और मैं अन्न का भंडारण कर सकता हूं, मेरे लिए आप रेलवे ट्रैक बिछाइए। तो कोई जाके कहेगा तब तो करेंगे। जो आया उनको नरेंद्र भाई ने दिया, या सरकार ने दिया, या उसके पहले जो सरकारें थी उसने दिया। आप ये, और आप कह रहे हैं कि अब ये सरकारें चल रही हैं वो रॉकफेलर से या रॉथशिल्ड से या ब्लैक रॉक से। अब ये एक अलग बात है, इस बात में मैं नहीं बोलूंगा जी। अब इस तरह के जब मुद्दे उठते हैं, यहीं जाके हमारी सारी की सारी जो प्रजा है मीडिया के इसी तरह के क्वेश्चंस में जाके फंस जाती है। और आप मेरे से एक कमेंट चाहते हैं कि भारत का शोषण हो रहा है, या भारत का शोषण ये 2 लोग कर रहे हैं, या इनका शोषण करने में हमारे पॉलिटिशियंस मदद कर रहे हैं। मैं उस ट्रैप में जाने वाला नहीं हूं। मेरा काम इस देश के जागरूक नागरिक के होने के नाते केवल और केवल तथ्य आपके सामने है। क्योंकि अगर इस देश में नरेंद्र मोदी साहब जी की इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट है, तो उनको इस देश के नागरिकों ने चुना है, तो नागरिकों का उनके ऊपर पूरा भरोसा है, और उन्होंने जो निर्णय लिए हैं उनके ऊपर भी उनको भरोसा होना चाहिए। और उनके निर्णयों के फलस्वरूप अगर कुछ फायदा होता है और अगर कुछ देश की जनता को नुकसान होता है, उसके लिए भी देश की जनता ही जिम्मेदार है, राइट। तो ये भी एक नैरेटिव है, और मुझे इस नैरेटिव के बारे में कुछ कहना नहीं है। मैं तो केवल और केवल एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते, एक अर्थशास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जो तथ्य हमारे सामने पिछले 3-4 साल से खुल रहे हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। मैं तथ्य आपने जो आज की जो चर्चा है वो इस बात से शुरू की कि
अगर, क्योंकि हम मुद्दे पे आ जाएं, क्योंकि नहीं मुद्दों से हम भटक जाएंगे, कि अगर गौतम अदानी साहब, अदानी और अंबानी ग्रुप के ऊपर कोई अटैक, फाइनेंशियल अटैक होता है थ्रू शेयर मार्केट, अगर उनके शेयर गिरते हैं थ्रू शेयर मार्केट, अगर उनको कुछ होता है तो इस देश का क्या होगा? दैट वाज द क्वेश्चन। और उसी क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस समय गौतम अदानी साहब के पास भारत के 140 करोड़ लोगों की जो लाइफ लाइन है, यानी अन्न भंडारण है, उसका लगभग 25% कैपेसिटी उनके पास, उनके नियंत्रण में है। क्या क्या नियंत्रण में है? अन्न का भंडारण, अन्न का प्रिक्योरमेंट, अन्न का स्टोरेज और उसकी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि रेलवेज भी उनके काफी हद तक उनके कंट्रोल में आ रही है। अब उसके बाद जो सेकंड हमारे उद्योगपति हैं वो है मुकेश अंबानी जी, जो उनका जो रिटेल सेक्टर है, उसी अन्न का जो रिटेल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कि हम एफसीआई के गोदामों में जो अनाज रखते थे वो रखा जाता था कि आपदा की स्थिति में भारत के 140 करोड़ लोगों को अन्न के लिए, किसी के लिए मोहताज ना होना पड़े। अगर अन्न होगा तो ही हमारी सेनाएं लड़ पाएंगी ना, अगर अन्न होगा तो ही हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर पाएंगे ना, हमारे मजदूर खा पाएंगे ना। तो वो अन्न का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, गरीब आदमी के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसने भारत के गरीबों को जिंदा रखा है, उनको सस्ता अनाज मुहैया करवाया है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आया है। वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे एफसीआई के गोडाउनों के का जो अन्न भंडारण था वो एफसीआई के गोडाउनों से आता था। अब वो जो एफसीआई के गोडाउन में का जो अन्न है, वो उसका जो 60% से ज्यादा जो अन्न था वो 5 किलो पर फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा खत्म किया जा चुका है। वो 1 साल में हुआ है, 1-1.5 साल में, कोरोना के बाद। वो मतलब सरकारी आर्थिक सहाय के रूप में हुआ है, अन्न सहाय के रूप में हुआ है, क्योंकि कोरोना के दौरान जिन बेकार 80 करोड़ भारतीयों का आपने जिक्र किया, वो सब लोग कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे थे, कहीं ना कहीं खेत में काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो ठेला चला रहे थे, कहीं साइकिल चला रहे थे, कहीं ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे थे, या हमारे स्लम में रह के भी हमारे घरों में वो काम करके वो अपनी कोई ना कोई रोजी रोटी कमा रहा था। अचानक लॉकडाउन हुआ, ये सारे के सारे लोग लगभग 1 साल के लिए बेकार हो गए, इनकी रोजी रोटी चली गई, ये भूखे मरने की स्थिति में आ गए। और इन लोगों को जब हमारे शहरों में कोई उम्मीद नजर नहीं आई, तो लाखों भारतीय महीनों तक हजारों किलोमीटर पैदल चले, क्योंकि उनको पता था कि शहर में नौकरी नहीं मिलेगी, परंतु घर में, गांव में जाके कम से कम अनाज तो मिल जाएगा, खाने को अन्न तो मिल जाएगा, सिर छुपाने के लिए छत तो मिल जाएगी। ये चले थे, ये वो लोग थे। उन लोगों को एज ए बॉटर अपने साथ रखने के लिए सरकार ने, उनकी मदद करने के लिए सरकार ने 5 किलो अनाज दिया, परंतु सरकार की ये भी जिम्मेवारी बनती थी कि जितना अनाज अपने स्टॉक से, क्योंकि वो 2.5 गुना, मतलब बेसिकली 2.5 साल का अनाज स्टोर करना होता है, तो जितना अनाज बांट दिया गया उतना प्रिक्योर तो करना पड़ेगा ना। तो क्या उतना अनाज प्रिक्योर किया गया है? क्या भारत के अन्न भंडारों में 2.5 साल के प्रजा को खिलाने लायक अनाज है? तो वो जो अनाज है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू के लिए और एमएसपी के थ्रू सरकार खरीदती थी, तो क्या इस साल वो अनाज दोबारा खरीदा गया है? क्या अन्न भंडारों को फिर से सुचारू किया गया है, या उन्हीं अन्न भंडारों की बजाय वो सारा का सारा अनाज है वो प्राइवेट प्लेयर के
पास चला गया है। जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि दुनिया के को जब यूरोप में फूड क्राइसिस यानी व्हीट क्राइसिस आया, तो मोदी जी ने अनाउंस किया कि भारत पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। तो लगभग 80 लाख मीट्रिक टन अनाज भारत में एक्सपोर्ट हुआ कुछ ही महीनों में। और वो जो एक्सपोर्ट हुआ था वो हमारे एफसीआई के गोडाउनों से नहीं हुआ था, वो इन्हीं सिलों से हुआ था। यानी अदानी साहब या बोलिए एक कैच मैं खाली कहना चाहता हूं, एक कैच कि आप ये कह रहे हैं कि मैं उस कैच का इंतजार करता हूं, बस मुझे एक लाइन पूरी करने दीजिए कि जो अनाज, गेहूं और चावल जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया गया, वो कौन से गोडाउन से गया था? वो एफसीआई के गोडाउन से गया था या प्राइवेट गोडाउन से गया था? बस एक इसका स्पष्टीकरण हमारी जनता को करना चाहिए। एक बात मैं ये जानना चाहता हूं, और 2 महीने के अंदर अच्छा एक मिनट, 2 महीने के अंदर जैसे ही भारत के अर्थशास्त्रियों ने, भारत के नेताओं ने, भारत की जनता ने यह प्रश्न पूछा कि अगर आप सारा अनाज लोगों को भेज देंगे, हम मार्जिनली सरप्लस हैं, हम अमेरिका या रशिया जितने सरप्लस में नहीं है अनाज में, हम मार्जिनली सरप्लस में हैं कि अमेरिका और रशिया जितने सरप्लस नहीं है। अगर भारत का एक चौमासा, एक मॉनसून सीजन फेल हो गया तो भारत की जनता को अनाज कौन देगा? यूरोप के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे हैं, भारत के 80 करोड़ लोग अनाज कहां से खरीदेंगे? और उनको खिलाने के लिए उस समय तो आपके पास अनाज था, क्या अब आपको वो 5 किलो अनाज भी देने के लिए आपके पास है क्या अभी? तो भारत के जो विधि निर्माता थे, उन्होंने इस क्राइसिस को, कि भारत की जो प्रभुत्ता है, भारत की जो स्वतंत्रता है, भारत का स्वाभिमान है, वो इस बात पे निर्भर रहेगा कि भारत के जो देश के जो नागरिक हैं, 140 करोड़ नागरिक हैं, वो कितने सुरक्षित रहते हैं, वो कितने भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से दूर रहते हैं, वो कितने अपने पांव पे खड़े रहते हैं। अगर भारत का नागरिक अपने पांव पे खड़ा है तो ही भारत अपने पांव पे खड़ा है। तो 180 करोड़ जो भारत के गरीब लोग हैं, जो सरकार के मुताबिक जो आर्थिक सहाय के ऊपर, अनाज के ऊपर निर्भर हैं, अब क्या अगर ये चौमासा फेल हुआ या अगला मॉनसून सीजन फेल हुआ, क्या हमारे पास उतना अनाज है? जो स्थिति पिछले 75 साल में, ना कहें तो पिछले 50 साल में लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है, जय किसान जय जवान का नारा दिया और पूरी भारत की प्रजा को अन्न में स्वतंत्र होने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए उन्होंने एक दिन का जो व्रत रखने के लिए कहा था। परंतु पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर भारत के, मध्य प्रदेश के, यूपी बिहार के, भारत के हर एक कोने से अनाज किसानों ने इतनी मेहनत की कि भारत को अनाज में स्वावलंबी कर दिया। परंतु क्या अब वो जो स्वावलंबन है वो निश्चित है, वो सुनिश्चित है? ये क्वेश्चन है, ये इल्जाम नहीं है। और क्या वो जो अनाज है, क्या, मेरा दूसरा सवाल है कि क्या गौतम अदानी साहब ने 1 किलो अनाज किसी को, सरकार ने तो 5 किलो अनाज बांटा है, वो सरकार ने बांटा नहीं है, वो हमारा ही अनाज था, वो 140 करोड़ जनता का अनाज था जो सरकार को दिया गया था। तो सरकार ने जनता का अनाज जनता को बांट दिया। मेरा सवाल है, क्या गौतम अदानी साहब ने क्या 1 किलो अनाज भी कभी किसी को दिया है? लेकिन आप प्रोफेसर शर्मा, आप सौतेलापूर्ण व्यवहार, नहीं, मैं प्रोफेसर शर्मा, आप सौतेलापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, बहुत ही सौतेला व्यवहार कर रहे हैं आप। गौतम अदानी जी के प्रति आपको लगता है कुछ पर्सनल गरज है, कोई पर्सनल लड़ाई है? मैंने तो उनके ऊपर एक भी सवाल नहीं किया, मैं तो केवल फैक्ट दिखा रहा हूं। नहीं, आपको मैं मुकेश जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे।
मैं मुकेश और मैं ना अदानी की बात कर रहा हूँ ना मैं तो केवल और केवल भारत देश में 140 करोड़ जनता, दुनिया की 15% पॉपुलेशन, जो मात्र 3% दुनिया, हमारी जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो 15% है दुनिया का, परंतु हमारी जो जीडीपी है वो दुनिया की जीडीपी का मात्र 3.5% है। लेकिन आप एक मिनट सुनिए, आप इस देश की जनता को बुरा भला मत कहिए, और हम जान रहे हैं कि आप बुरा भला नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के, प्रदेश के, डिस्ट्रिक्ट स्तर के, ब्लॉक स्तर के जितने महान छुटभइये नेता हैं, वो समाज के कुछ पढ़े लिखे प्रोफेसर, कुछ वकील, कुछ डॉक्टर, ये सब जो मिलकर के बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सवर्ण, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, खतरे में देश, मुसलमान का को अपीजमेंट, ये सब जो चलता है नारा, तो वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनको क्या लेना देना है कि भाई अडानी का गोदाम बन गया है और गोदाम में माल लिया जा रहा है, और ये जो गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को जो खिलाया जा रहा है, उस सप्लाई का एक दूसरा नेटवर्क बन रहा है, फिर कभी एक्सपोर्ट करना है तो वहां से उसी गोदाम से एक्सपोर्ट हो जाएगा, और फिर उनका जो शेयर है वो एकाएक जंप कर जाएगा, और फिर उनके पास वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन होगा, और फिर दो लोगों के हाथ में वेल्थ चला जाएगा। ये वेल्थ जो है फिर उधर ब्लैक रॉक के पास चला जाएगा, फिर ब्लैक रॉक जो है फिर वर्ल्ड बैंक को भी फंड करेगा, फिर वर्ल्ड बैंक जो है सो आरटीपीसीआर टेस्टिंग में पैसा लगाएगा, फिर आरटीपीसीआर टेस्टिंग के बहाने फिर बाकी चीजों में, वैक्सीन वगैरह में पैसा लगेगा, फिर वैक्सीन वगैरह का तांडव होगा, फिर बहुत सारी चीजें होंगी, फिर फार्मास्यूटिकल्स बनेगा, फिर लोग बीमार पड़ेंगे, फिर लोग हॉस्पिटल जाएंगे, इस तरह से चेन चलता रहेगा। लेकिन हमारे जो छुटभइये लोग हैं इस देश के, मुट्ठी भर, करोड़ नहीं, मुट्ठी भर छुटभइये, इलिटरेट इडियट्स, नॉनसेंस, जो कि लोगों को, तुम दलित हो, तुम सवर्ण हो, तुम ओबीसी हो, सवर्णों ने ये किया, दलितों ने ये किया, ओबीसी ने ये किया, मुसलमानों ने ये किया, हिंदुओं ने ये किया, हिंदू राष्ट्र, फासिज्म, नॉन फासिज्म, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये जो इतना सुंदर विचार है, इतना सुंदर विचार हर चौक चौराहों पर चलते रहता है, तो उन्हें क्या लेना देना है अडानी से? ये बन जाए ब्लैक रॉक वाले, पैसा लेके चले जाएं, हमें क्या लेना देना है? ऐसी बहकी बात करते हैं समाज आप, कि ये पॉलिटिशियन को कंट्रोल करते हैं, यही बीजेपी को कंट्रोल करते हैं, यही कांग्रेस को कंट्रोल करते हैं, यही फर्जी आम आदमी पार्टी जो ढकोसला है, पापी, इस देश का सर्वथा सबसे बड़ा पापी राजनीतिक पार्टी। मैं बस छोटी सी दो बातें करेंगे, इसको मैं फिर आपको सुनाने वाला हूं, आज मैं फिर वचन लेने वाला हूं आपसे। नहीं तो इनको इससे क्या लेना देना है जो आप बोल रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बात? जी, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी नेता से, उनसे कहिए, हर चौक चौराहे पर ये फर्जी लोग दिख जाएंगे, ये इतने स्वार्थी, इतने धूर्त हैं कि ये स्वांतः सुखा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखा है। इनको मेरा काम किसी पॉलिटिकल नैरेटिव में एंटर करना नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ना मैं कांग्रेस का, ना मैं बीजेपी का किसी का हूं। मैं ऐसे एक देश का एक नागरिक हूं, और इस देश के नागरिक में ये देश की जो जनता है ये सदा सदा खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, सुखी रहे, ये मेरा यही विचार है। उस विचार से मैं आंदोलन करता हूं। जो समाज को बदनाम करने पर लगे हुए हैं उनके खिलाफ तो मोर्चा खोलना पड़ेगा ना। उनके लिए मैं सिर्फ एक तथ्य आपके सामने रखता हूं कि जब भारत
आजाद हुआ तो दुनिया के भारत की जो जीडीपी थी वो मात्र 3.3% थी दुनिया की जीडीपी का। और आज हमें गर्व होता है कि हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 33 करोड़ थी। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है, यानी लगभग 4.5-5 गुना जनसंख्या बढ़ी है। और फिर भी भारत के गरीबों ने, भारत के मजदूरों ने, भारत के किसानों ने, भारत के उद्योगपतियों ने और भारत के बुद्धिजीवियों ने सबने मिलकर काम किया है और भारत को एक स्वावलंबी स्थिति में लाया है। इस चीज का हम सब लोग गर्व करते हैं और अब हमें कॉन्फिडेंस आया है कि हम दुनिया में फिर से अपना वही स्थान प्राप्त कर सकते हैं जो सदियों तक हमने बरकरार रखा है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया की 24% जन की जीडीपी से कम का हम कभी नहीं रहे। आज हमारी जीडीपी कितनी है जब हम दुनिया में नहीं हाँ मैं उसी पे इकोनॉमिस्ट जो हैं आप अभी आ रहा चौथी व्यवस्था में फंस रहे हैं। लेट मी कम टू दैट कि हम उस व्यवस्था में आ रहे हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ा, हमें डैम डेवलप करने पड़े, हमें बिजली पैदा करनी पड़ी, हमें स्कूल बनाने पड़े, हमें रेलवेज बनानी पड़ी, हमने हॉस्पिटल्स बनाने पड़े और वो जनता के पैसे से वो हॉस्पिटल्स बने, वो रेलवे बनी, राइट, वो पोर्ट्स बने, वो सारा का सारे ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे ये कहां से आए? पैसे से बने कि वर्ल्ड बैंक के पैसे से बने? नहीं, अब आ रहा हूं वर्ल्ड बैंक के पैसा इनकम टैक्स देते हैं। आइए उस पे आता हूं। नहीं, ये जो इनकम टैक्स है वो 2% आदमी देता है, परंतु 100% व्यक्ति और वो 100% जो व्यक्ति है, 100% जो व्यक्ति है, एक बच्चा भी जब टॉफी खरीदता है वो भी टैक्स देता है, वो जीएसटी देता है। तो इसलिए यह कहना कि भारत का कोई नागरिक क्या है वो टैक्स नहीं देता, भारत का हर नागरिक टैक्स देता है, भारत का भिखारी भी टैक्स देता है, क्योंकि वो चीज जब वो खरीदता है तो वो जीएसटी पे करता है। और जो जीएसटी देने वाले 100% है, इनकम टैक्स देने वाले केवल 2%। राइट। अब मैं जो बात कह रहा हूं कि भारत के अपने पांव पे खड़ा करने के लिए हमने जो 70 साल में काम किया है, हम 0.3% से अब 3.5% की अर्थव्यवस्था बने हैं। उसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान था वो भारत को अपने पांव पे खड़ा करने वाली रेलवे का था, एयरपोर्ट का था, रोड्स का था, एफसीआई के गोडाउन्स का था, यूनिवर्सिटीज का था, कॉलेजेस का था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के नागरिकों की मेहनत से आया हुआ पैसा था। भारत प्रॉपर्टी है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। इस प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमने दुनिया से भी कर्जा लिया है और भारत से भी कर्जा लिया है। तो मैं आज अपने सारे के सारे दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो थोड़ा सा रिसर्च करें और एक छोटे से वेबसाइट पे जाएं, जिस वेबसाइट का नाम है यूएस डेप्ट मीटर। क्या नाम है? मैं आपके स्क्रीन पे उसको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसमें अगर आप जाके देखेंगे कि इस समय जब 1900 तो हमने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से भी लोन लिया है, तो दुनिया के सभी देशों की सरकारों को लोन दिया गया। तो वो जो लोन दिया, तो वो लोन की क्या स्थिति थी? मैं छोटा 8 साल का और वर्तमान स्थिति का, 8 साल पहले क्या थी स्थिति थी और आज स्थिति क्या है, मैं उसका एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं, फिर मैं आपके सवाल की जवाब आता हूं कि मैं अदानी अंबानी को फोकस रख के बात क्यों कर रहा हूं। 2014 में भारत के ऊपर भारत की उस समय भी 52 Am I audible? आपकी नेट थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है। जी, मैं फिर से बात कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि 2014 में
जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई, उस समय भारत का जो टोटल कर्जा था, टोटल डेप्ट था भारत के ऊपर, वो उस समय की जीडीपी का 52% था। शायद उस समय हमारी अर्थव्यवस्था 1.5 ट्रिलियन के करीब थी, 1.5 ट्रिलियन आधी थी आज से। मोदी जी के आने के बाद 2019 में हमारा जो टोटल कर्ज था भारत की अर्थव्यवस्था पे, पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो टोटल कर्ज था, वो 72% हो गया 8 साल में। जब ना कोई अकाल पड़ा, ना कोई बड़ी त्रासदी हुई, ना कोई बड़ा क्राइसिस था, ना ऑयल क्राइसिस हुआ, ना कोई वैश्विक मंदी आई, ना कोई आर्थिक मंदी आई, परंतु हमारा जो कर्ज है पहले 2014 से बढ़ के 2019 में वो 72% हो गया, यानी 20% कर्जा बढ़ गया। कोरोना के बाद, उसके बाद तो कहेंगे विभीषिका आ गई, कोरोना आ गई। जी, ये कोरोना से पहले का बात है। कोरोना के बाद दुनिया को वैक्सीन हमने बांटा, दुनिया को वैक्सीन हमने सप्लाई किया, दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन हमने झेला, और उसके बावजूद भी दुनिया का पेट भरने के लिए हम तत्पर हुए। और हम ही ने दुनिया को, जब यूरोप में, ठीक है, यूक्रेन रशिया वार के बाद जो फूड क्राइसिस आया, तो हमने ही वहां अनाज भेजा। तो भारत का कर्जा कितना है आज? आशुतोष भाई, आज भारत का जो कर्ज है वो 98% ऑफ जीडीपी है। इसका मतलब ये है कि आप, मैं और आज पैदा होने वाला भारत का बच्चा, जो आज पैदा हो रहा है, चाहे वो बिलियनियर के घर में पैदा हो रहा है, चाहे वो किसी झोपड़ी में पैदा हो रहा है, उसके ऊपर मिनिमम 97,000 रुपये का कर्जा है। और दूसरी कैलकुलेशन के मुताबिक 97,000 रुपए का कर्जा है हर एक नागरिक के ऊपर। और ये कर्ज का जो 50% है, वो केवल और केवल पिछले 8 साल में पैदा किया गया है। जब भारत का हर एक नागरिक 50% कर्जे में डूब गया, उसी समय गौतम अडानी साहब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बढ़ गए। उनकी वेल्थ में उसी दौरान 1400% का इजाफा हुआ। जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। भारत का जहां भारत का हर एक नागरिक मतलब 97,000 से लेके 1,40,000 तक का कर्जे में डूब गया, उसी समय में गौतम अडानी और गौतम अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में, और गौतम अडानी पहले दूसरे अमीरों में पहुंच गए। और उनको अमीर बनाने वाली जिन कंपनियों के ऊपर शेयर मार्केट में बरसात हो रही है, वो कौन सी कंपनियां हैं? उनमें से कितनी कंपनियों का उन्होंने निर्माण किया है और कितनी कंपनियां उन्होंने खरीदी है? उन्होंने एक भी कंपनी का निर्माण नहीं किया। उन्होंने वो सारी की सारी कंपनियां पब्लिक सेक्टर यूनिट खरीदे, जो 140 करोड़ लोगों के जेब का जो पैसा है, जो हमारे बैंकों में जमा था, उन्हीं बैंकों ने इनको लोन दिया। 10-15% जो लोन है वो वेंगर्ड जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बाहर से आया, परंतु 90% जो पैसा है वो हमारे ही बैंकों से गया है। वो पैसा इनके अंदर लगा, और उसी जनता के पैसे का, सेविंग का इस्तेमाल करके इन्होंने भारत के ही रेलवेज खरीदे, भारत के ही एयरपोर्ट खरीदे, भारत के ही एफसीआई के गोडाउन खरीदे, भारत के ही सीलो खरीदे, भारत के ही किसानों का अनाज सस्ते से सस्ते दावों पे खरीद के उसमें रखा, और वही अनाज जब दुनिया को जरूरत पड़ी तो इन्होंने महंगे से महंगे दाम में दुनिया को बेचा। और जबकि भारत के गरीबों के लिए अब अनाज नहीं बचा है। मैं ये कहना चाहता हूं। मेरे देश के भाग्य विधाता, मेरे देश के भाग्य विधाता और ये जो नालायक अपोजिशन है, संपूर्ण पूरी तरह से पथभ्रष्ट, करप्ट, विचारहीन, दिशाहीन, लक्ष्य विहीन,
ये जो अपोजिशन है, ये जो विपक्ष है, ये इस विपक्ष को उनके पास पकड़ाने के लिए 2-3 झुनझुने हैं। अब बहुत शानदार झुनझुना उन्होंने पकड़ रखा है। धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, और ये तीनों विषय उनका चहेता विषय है। और इस तीनों चहेता विषय पे ये जो करप्ट महाभ्रष्ट विपक्ष है वो कभी उसका जवाब भी नहीं दे पाता है। और दुर्भाग्यवश ये करप्ट विपक्ष, ये भ्रष्ट, पूरी तरह से पथभ्रष्ट, लक्ष्य विहीन विपक्ष को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इन सवालों पर जवाब पूछने का। और दुर्भाग्यवश इस देश की जनता इन सवालों को जान नहीं रही है। वरना इस देश के प्रधानमंत्री से यह सवाल चौराहे पर पूछा जाना चाहिए था कि यह सब कैसे हुआ। क्या हमने आपको धारा 370 के लिए लाया था? क्या हमने आपको ट्रिपल तलाक के लिए लाया था? तो विषय है, कोई बात नहीं, आपने हटाया, उस पर मेरी कोई असहमति भी नहीं है। कोई असहमति नहीं है, किसी देश के नागरिक को कोई असहमति नहीं है। राम मंदिर पर भी किसी को असहमति नहीं है। लेकिन सवाल है, ये जो खेल चल रहा है, ये जो खेल चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी नाक के नीचे चल रहा है, आपकी निगाहों में चल रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा प्रधानमंत्री जी? दुर्भाग्य है इस देश का कि यह सवाल बेवकूफ टाइप के लोग पूछ रहे हैं। कोई भी सारगर्भित और कोई भी विचारवान विपक्ष खड़ा हो जाए तो आप आज से ये सवाल पूछेगा। लेकिन हम विपक्ष की भूमिका में हैं, प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं और आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। और पेट में दर्द शर्मा जी को नहीं, पेट में सबसे ज्यादा दर्द इधर हो रहा है, इधर। और होना चाहिए, इस देश के हर नागरिक के पेट में दर्द होना चाहिए कि आज अगर अदानी, जो ब्लैक रॉक के इशारे पर सब कुछ चल रहा है, वो 4-5 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं, शेयर मार्केट का भ्रमजाल अगर बर्स्ट किया, खत्म हो गया, तो ये देश कहां जाएगा? हमारी सप्लाई लाइन टूट जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, बर्बाद हो जाएंगे हम। कृपा करके भारत का पर्यायवाची अदानी और अंबानी को मत बनाइए। भारत का मतलब अदानी अंबानी नहीं है। भारत का मतलब पुरुषार्थी कुछ व्यवसायी हैं, उन्हें बनाइए, सबके हाथों में दीजिए। जनतांत्रिक तरह से व्यापार हो विथ ह्यूमन फेस, वही व्यवसाय आगे चलता है। शुभ लाभ की जो फिलॉसफी है ना, शुभ लाभ की फिलॉसफी को अपनाइए। लाभ जो शुभ हो, लाभ जो अशुभ हो, वैसा काम मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। बहुत आप कुछ और कहना चाहते हैं प्रोफेसर शर्मा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल, हाँ बोलिए। मैं आज का जो विषय है, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया था कि मुझे दर्द क्यों है, मुझे दर्द 140 करोड़ भारतीयों का है। मुझे दर्द वो है कि जो 140 करोड़ भारतीयों ने जो खून पसीने की कमाई के द्वारा 3000 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़े किए, जिसके कारण भारत स्वावलंबी था और स्वावलंबी हो पाया, अपने पांवों पे खड़ा हो पाया और दुनिया को आंख से आंख दिखाने की क्षमता में लेके आया। ये मोदी जी की आंख नहीं है जो दुनिया को आंख से आंख दिखा रही है, उसके पीछे भारत की 140 करोड़ जनता का जो स्वावलंबन था, जो मेहनत थी, जो इंस्टीट्यूशन थे, वो थे कि जिसों ने हर तरीके से भारत को स्वावलंबी किया। वो 3000 पब्लिक सेक्टर यूनिट थे। ठीक है, कांग्रेस या दूसरी जितनी भी पार्टियां थी, उनमें करप्शन की कोई कमी नहीं थी। मैं पिछले 75 साल में करप्शन के डाटा देख रहा था कि कब कब कितने कितने लोगों ने करप्शन किया। बस मैं 2 ही मिनट लूंगा, मेरे पास समरी के रूप में पेश करूंगा। हम पिछले दुनिया में जितना भी जो स्कैम्स हुए हैं, उसके मैं स्कैंडल्स में देखता हूं, तो हमारे 1952 में उस स्कैम टोटल जो वैल्यू
वो 1 मिलियन भी नहीं है, यानी 10 लाख भी नहीं। उसके बाद ये जो स्कैम है ये लगातार बढ़ते चले जाते हैं। 1958 में मुद्रा स्कैम होता है जो 12 मिलियन का है। 1960 में तेजा लोन स्कैम होता है वो 220 मिलियन का है। 1981 में सीमेंट स्कैम होता है वो जो 300 मिलियन का है। 1985 में फॉर्डर स्कैम होता है जो पहली बार लालू स्कैम है, वो 9.5 बिलियन का है, यानी हम करोड़ों में टच करना शुरू किए। 1987 में बफोर स्कैंडल होता है, राजीव गांधी जी का जो सरकार का जो स्कैंडल है वो 1700 करोड़ का है। उसके बाद हम सीधा जंप करते हैं 2011 में, लगभग बंसाली स्कैम है 11 बिलियन का। उसके बाद हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट स्कैम आता है वो 50 बिलियन का आता है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारा इंडिया साउथ अमेरिका जो क्रिकेट मैच स्कैम था जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन और जडेजा शामिल थे, वो भी लगभग 2001 का था। उसके बाद केतन पारिक का स्कैम आता है 320 मिलियन का। फिर मैं थोड़ा सा आगे जंप करता हूं कि हम मिलियन से बिलियन में आते आते हमें कम से कम नहीं तो 40-50 साल लगे। फिर आता है कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड का स्कैम 350 मिलियन का, आंध्र प्रदेश एमर स्कैम 25 बिलियन का, और उड़ीसा इलीगल माइनिंग का स्कैम आता है, वो आता है 59,203 करोड़ रुपए का 2010 में। 2011 में 35,000 करोड़ का स्कैम है बल्केरी का, टेट्रा का स्कैम है 7.5 बिलियन का, बहुत बृहत बेंगलोरी का जो स्कैम है वो 32 बिलियन का है। ऐसे असंख्य स्कैम आते हैं। तो उन्हीं स्कैमों के कारण, कांग्रेस के उन्हीं स्कैमों के कारण इस जनता ने उनकी गवर्नमेंट को नकार दिया। अन्ना केजरीवाल शाइनिंग इंडिया अच्छे दिन आएंगे नारे से हमने उस भ्रष्ट गवर्नमेंट को उतार फेंका और नरेंद्र मोदी की साहब की गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अच्छे दिन की जो भावना के साथ 140 करोड़ लोग उनके पीछे चले। और नरेंद्र मोदी साहब की आज स्थिति क्या है, तो मैं पिछले 8 साल के कुछ डाटाज आपके सामने कर रहा हूं कि दुनिया में अब भारत के उस समय भारत का मीडिया स्वतंत्र था कुछ हद तक, इसलिए स्कैम रिकॉर्ड होते थे, स्कैम डिक्लेयर होते थे, मीडिया में उनकी चर्चा होती थी। 2005 में लेंचिस पेपर्स आते हैं जिसमें 8,000 भारत के नेता, अभिनेता, नौकर, लीडर और बिचौलियों की लिस्ट आती है कि ये इनका पैसा दुनिया के बाहर के देशों में है। 2005 में पनामा पेपर्स आते हैं, 2000 विकीलीक्स आती है जिसमें 30 भारतीय पॉलिटिशियन का नाम आता है जिनके टोटल 12 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में जमा है। उसके बाद 2005 में पनामा पेपर्स आए, 2011 में HSBC पेपर्स आए जिसमें 1100 भारतीयों की लिस्ट आई कि जिन्होंने यहां से भारत से पैसा लूट के बाहर जमा किया है। 2012 में ऑफशोर आता है, 2013 में लग्जमबर्ग लीक आता है, 2016 में स्विस लीक आता है। माइंड यू अब मोदी साहब की गवर्नमेंट है। 2013 में लग्जमबर्ग लीक आता है, 16 में स्विस लीक्स आता है जिसमें 50 लाख करोड़ का इंडियन मनी फॉरेन बैंकों में होता है, उसकी डिटेल लीक होती है, यानी दुनिया के सामने आती है, मोदी साहब के सामने भी आई होगी। उसके बाद बहमास लीक आता है जिसमें 475 इंडियंस का नाम आया। 2018 में पनामा पेपर्स आते हैं जिसमें लगभग 500 इंडियंस का नाम आया। 2019 में पैराडाइज पेपर्स आते हैं जिसमें 714 इंडियंस का नाम आया। 2021 में पंडारा पेपर्स आते हैं जिसमें 300 इंडियंस का नाम आया। यानी जिन्होंने भारत का पैसा भारत से लूट के, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, मॉरिशस रूट के थ्रू या अलग अलग रूट से दुनिया में बाहर भेजा, स्विस बैंक में भेजा, अलग अलग देशों में भेजा। फिर वही पैसा
अलग अलग रूट से नाम बदल के, कभी वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू, कभी वो एफडीआई के थ्रू, कभी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, कभी किसी नाम से दोबारा भारत में एंटर होता है और वही पैसा भारत के 10 उद्योगपतियों की पॉकेट में फिर से आता है। और वो उद्योगपति क्या करते हैं, उस पैसे से भारत की 140 करोड़ जनता के जो ऑनरशिप के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो 3,000 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उन पब्लिक सेक्टर यूनिट की ही वो बोली लगा देते हैं। और लिबरलाइजेशन के नाम से, करप्शन को कम करने के नाम से, प्राइवेटाइजेशन के नाम से मोदी जी 3,000 पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचने का डिक्लेरेशन करते हैं। वो कौन से इंस्टीट्यूशन थे? क्या वो लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस थे? क्या वो करप्ट इंस्टीट्यूशंस थे? तो उन करप्ट लोगों को अपॉइंट करने का काम किसने किया? उनको सजा देने का काम किसको करना था? हमने एक गवर्नमेंट चुनी थी एक मैनेजर के तौर पे, जो भारत के 3,000 पब्लिक सेक्टर यूनिट को वो मैनेज करे प्रॉफिटेबली 140 करोड़ जनता के लाभ के लिए। परंतु हमने उस मैनेजर ने क्या किया, उसी 3,000 यूनिट को बेचने के लिए निकाल दिया, और उन 3,000 इंस्टीट्यूशन को बेचने खरीदने के लिए जो पैसा था वो हमारे ही 140 करोड़ जनता के पैसे से उन्होंने पैसे खरीदे। वही पैसा जो यहां से लूट के बाहर गया था, वही मॉरिशस रूट से, एफडीआई के रूट से भारत में वापस आता है, और जो सारी की सारी 140 करोड़ लोगों की जनता की जो ऑनरशिप थी वो कुछ उद्योगपतियों के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। ये है सारी की सारी ब्लैक मनी, ये है सारी की सारी औद्योगिक लूट, ये है एफडीआई की लूट, ये है बैंकिंग लूट, ये है इंटरनेशनल लूट, ये है आधुनिक अर्थतंत्र की लूट का समरी। कुछ कहने के लिए बाकी रह गया क्या प्रोफेसर शर्मा? मैं समझता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, दर्शकों ने सब कुछ समझ लिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे इस देश के नागरिकों को यह समझना पड़ेगा कि आप जिन बातों में उलझे हुए हैं ना, जातियों में, धर्म में, इनसे बिल्कुल आप बाहर आ जाइए, कृपा करके बाहर आ जाइए। मैं बार बार आपको आगाह करता हूं, इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है। देश हमारा जिस रास्ते पर चल पड़ा है उस रास्ते को बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदले तो हम एक देश के रूप में देश नहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं मित्रों, इस बात को समझिए, आज जो प्रोफेसर शर्मा ने कहा है ये सब कुछ पैसे का खेल है, और दुनिया के माफिया हमारे ऊपर नियंत्रण कर चुके हैं। उनसे अगर आप आजादी चाहते हैं तो आर्थिक आजादी पाना बहुत जरूरी है। इसलिए पैसे, ब्लैक मनी, अर्थ, इसको समझने का साहस जुटाइए, थोड़ा शोध कीजिए, जानिए। आप जो सुपरफिशियल इश्यूज हैं उसमें मत पड़िए, उससे कुछ भी नहीं होना है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत आपका अपना भारत नहीं है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, अपना भारत अगर बनाना है तो अपना भारत बनाने के लिए आपको थोड़ा शोध करना पड़ेगा, ज्ञानार्जन करना पड़ेगा, और प्रोफेसर शर्मा को बार बार सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि QVibe.in, prakashtv.in और unnatinews.in को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है, मैं दोबारा कहता हूं, QVibe.in, prakashtv.in और unnatinews.in को आप फॉलो कीजिए। वहां हमारे बहुत सारे न्यूज आपको मिलेंगे, और उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। हमारे OTT प्लेटफॉर्म पर आइए। कल 9 बजे रात को आपसे फिर मुलाकात होगी, और कल एक बहुत बड़े विषय पर से पर्दा उठाएंगे, और वो पर्दा शायद इस देश के लिए एक भूचाल भी हो। तो कल 9 बजे तक का इंतजार कीजिए। क्या हम खुलासा करने वाले हैं ये आप देखेंगे। अभी आशुतोष को अनुमति दीजिए।